लोग 10-10, 12-12 करोड़ रुपए दे बार काउंसिल के मेंबर बने हैं। How can this be a level playing ground? How can this election be fair? तो चंद लोग जो दोबारा रिपीटर के तौर पे इलेक्ट होना चाहते हैं, लोगों को घरों में जाके जो है ना लाइसेंस दे रहे हैं, और उसके अंदर बेशुमार लोग जो हैं वो जाली डिग्रियों वाले, और इन्होंने ये किया कि उनको रेगुलेट कर दिया। स्क्रूटनी के दौरान लिस्टें उठा के लोग ले गए वहां से। और उसके ऊपर बार काउंसिल के जो मौजूदा अहदेदार हैं ना, वो भी एग्रीव्ड हैं, और ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड के वो ले गए हैं सारा रिकॉर्ड। बहुत सारे लोग जो हैं वो दोबारा इलेक्ट होना चाहते हैं, और उन्होंने कमिटमेंट ऑलरेडी ले दी है कि ये जो रिपीटर्स हैं और ये इस तरह से इलेक्ट होंगे और वोट अपना उनको देंगे, तो इस वजह से ये खामोशी है। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये करोड़ों और खालों की जो गेम है, इससे निकलना चाहिए। मुझे ये बताएं, ये ऑफिस ऑफ ऑनर है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? अगर आप एक बार अच्छे नहीं है तो आप दूसरी बार भी अच्छे नहीं है। क्या वकला के अंदर और कोई अच्छे लोग नहीं रह गए? को कैसे करेक्ट करना है, इसका तरीकाकार क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? ये मेरा पैगाम हर लॉयर के लिए है, और लॉयर हर एक लीडर होता है। हमें लोगों से डिक्टेट नहीं होना, अपने ज़मीर के मुताबिक और मेरिट पे वोट देना। हर सियासत की तरह वोकला की सियासत भी बड़ी भरपूर है, और आजकल चर्चा है बार काउंसिल्स के इलेक्शन का, और भरपूर कैंपेन चल रही है। कोविड की वजह से थोड़ा सा एक वक्फा आया, लेकिन दोबारा उसी पीक पे कैंपेन से हमें ये असेस करना है कि ये बार काउंसिल्स के इलेक्शन कितने फेयर हैं। मकसद इसका तो कुछ और था, क्या वो मकासद इससे हल हो रहे हैं, और एक ही तरह के लोग जो उन मकासद के लिए कुछ नहीं करते बार बार इन इलेक्शन में क्यों अपीयर होते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जिनका बार काउंसिल्स के इलेक्शंस के हवाले से बहुत काम है, बार काउंसिल्स के लिए बड़ा काम है, लीगल एजुकेशन के लिए बड़ा काम है। जफर कलानौरी साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल ने अभी रिसेंटली दो काम किए। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये बैनर्स उतारो, जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी कैंपेन, आपकी कारकर्दगी, आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरियन होना चाहिए, आपकी बड़ी तस्वीरें और पोस्टर्स नहीं। और दूसरा, उन्होंने एक सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल को एक इलेक्शन के हवाले से लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लिस्टें प्रोवाइड करो, कौन कौन से नए नाम शामिल किए हैं, किन को आल्टर किए हैं, किसको मॉडिफाई किए, ये तुम्हारा हक नहीं, मुझे असेस करना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक कि कौन क्वालिफाई करता है और कौन नहीं। डू यू थिंक कि इन लिस्टों को आल्टर किया गया होगा? आपने एक ऐसी बात की है, ये हमारे फ्यूचर का मसला है, वकला कम्युनिटी की इज्जत का मसला है। ये माशरे के अंदर लोग जो कह रहे हैं कि वकला गर्दी शुरू हो गई है, जाली वकला आ गए हैं और रिफ रैफ वकला आ गए हैं, लॉ कॉलेजेस में एजुकेशन अच्छी इम्पार्ट नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें ले दे के बार काउंसिल्स पे जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं हमारी प्रोविंशियल बार्स हैं या पाकिस्तान बार काउंसिल है, बार एसोसिएशंस उनके अंडर आती हैं। अगर हम यहाँ पे मामलात को दुरुस्त कर लें तो सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। अब 5 साल के लिए इलेक्शंस होते हैं और इनडायरेक्टली प्रोविंशियल बार्स पाकिस्तान बार काउंसिल को भी मुंतखब करते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है कि बरसा बरस से ये चीज़ें डिटीरिएट होती होती यहाँ चली गई हैं कि इतने करोड़ रुपए दो और एक वोट बार काउंसिल का प्रोविंशियल का ख़रीद लो, और पाकिस्तान बार काउंसिल शर्ट टर्म इस्तेमाल होती है कि अपनी खाल दे दो, और वो खाल कितने करोड़ों में बिकती है ये सबको पता है, फिर भी आइडिया देने के लिए कोई 2.5-3 करोड़ रुपए की एक खाल जो है वो बिक रही है। जी बिल्कुल ऐसे है, लोग 10-10, 12-12 करोड़ रुपए दे के बार काउंसिल के मेंबर बने हैं, और अभी तो एडवांस में ही वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन लड़ना है तो आप हमारे से 1.5 करोड़ रुपया ले लें, और आपके ऊपर पैसे लगाते हैं, इवेंचुअली आप हमें इनडायरेक्टली जो है ना वोट देंगे। अब सारी खराबी यहीं से शुरू होती है। हम मुल्की सियासत की बात आपने की है, उसके अंदर जो खराबी हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वकला की बॉडीज़ के अंदर धांधली का है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट नेक्सस जुडिशियल सिस्टम के साथ है। और ये जो लोग हैं जब इलेक्ट होते हैं, ये भी अब एक पढ़ी लिखी बात है कि जैसे ही ओहदेदार होता है उसे हाई प्रोफाइल केसेस मिलते हैं, वो करोड़ों फी ले लेता है। वेरी ट्रू, वेरी। जफर भाई, एक एक करके तमाम इश्यूज को मुझे आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर हम गुज़श्ता 10-12 साल या 15 साल में जो बार काउंसिल्स का रोल है, जो इन्हें करना चाहिए था, जिसके लिए ये इलेक्ट होते हैं, जो इनका मैंडेट है, उस पर इन्होंने कुछ काम किया या ये चुदराहट करते रहे, सियासत करते रहे और पैसे ही कमाते रहे? जी आंसर इज़ बिग नो। मैं आपको 2007 की एक जजमेंट है जो पाकिस्तान बार काउंसिल खुद चल के गई सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान में रेफ रैफ लॉ कॉलेजेस हम रेगुलेट नहीं कर सके लीगल एजुकेशन को, और नतीजतन हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड जो है वो लॉयर्स आ रहे हैं और इवेंचुअली उन्हीं से जजेस भी आते हैं, तो प्रोफेशन का बुरा हाल है।
जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना रोल परफॉर्म नहीं कर सके, खुद गए एज ए पिटिशनर पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट पिटीशन फाइल की। जस्टिस सदक जिलानी साहब ने एक जजमेंट दी है 2007 के अंदर, और उन्होंने एक चीज़ होल्ड कर दी। उन्होंने कहा जी रेगुलेटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन सिर्फ दो हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और HEC, और किसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मीनिंग देयर बाय के प्रोविंशियल बार्स का रेगुलेटर्स होने के हद तक कोई रोल नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की कि आप तजावीज़ दें कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है। जस्टिस नासिर असलम साहिद साहब उसको हेड करते थे उस कमेटी को, जस्टिस मंसूर अली शाह, हुमायूं एहसान, मैं भी उस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, और नकवी साहब जो हमारे वाइस चांसलर लम्स के भी रहे हैं, उस वक़्त वो HEC को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने एक मैंडेट दिया कि आप बताएं कि किस तरह से एफिलिएशन ऑफ लॉ स्कूल्स होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कोर्स कैसे होने चाहिए, फैकल्टी का क्राइटेरिया क्या होगा, एंट्रेंस टू दी बार क्या होना चाहिए। ये काम हो रहा था, लेकिन उस दौरान में हमारी तहरीक चल गई और ये बैकग्राउंड में चला गया। येट अनदर टाइम पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही अब फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। किस तरह से कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2005 के अंदर एक रूल्स बनाए, और वो एफिलिएशन रूल्स हैं लॉ स्कूल्स के भी, और वही क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं तमाम एंट्रेंस टू दी बार का। उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5 साल का लॉ होगा, और साथ उन्होंने कहा एंट्रेंस टू दी बार एक इंट्रोड्यूस कराया। वो NTS वालों को उसका अख्तियार दिया गया, और वो एग्ज़ाम उन्होंने 2 लिए भी थे। उसके बाद वो चैलेंज हो गए बाई वे ऑफ वेरियस पिटिशंस बिफोर दी लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई जिसमें उन्होंने स्टे कर दिया 5 साल का प्रोग्राम भी, और उन्होंने स्टे कर दिया एंट्रेंस टू दी बार भी। इसके खिलाफ एक अपील पाकिस्तान बार काउंसिल ने फाइल की और वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और भी पिटिशंस थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक सुओ मोटो नोटिस भी लिया, और उन्होंने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी बनाई। मुझे ये कहने दीजिए कि पहली मरतबा ये हुआ है कि 2 नॉन ग्रुप जो हैं, जिस तरह आप कहते हैं प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप और इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप, हम यूं कह लेते हैं हामिद खान साहब का ग्रुप और आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप, इस पे दोनों ऑन बोर्ड थे। उसमें कमेटी का चेयरमैन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी का हामिद खान साहब को बनाया गया, और इसके ऊपर जो है आजम नज़ीर तारड़ साहब भी थे और एहसन बून साहब भी थे, और पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े लीगल माइंड हैं वो उन्होंने एक उनको मैंडेट दिया, और कोई 1.5 साल तक उन्होंने 5 कमीशन बनाए, 5 सूबों के लिए और इस्लामाबाद के लिए भी, और फिर नतीजतन एक जजमेंट आई। वो लेटेस्ट जजमेंट है, उसके ऑथर जस्टिस उमर बिंदयाल साहब हैं, और बेंच नंबर 1 से आई, और मियां साकिब निसार और एजाजुल हसन साहब की वो जजमेंट है। उसके अंदर कुछ चीज़ें ले डाउन कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 1 उन्होंने कहा कि आप एंट्रेंस टू दी लॉ स्कूल जो है उसका एक एग्ज़ाम होगा और HEC लेगा। वो एग्ज़ाम जो है वो HEC ले रहा है, बिल्कुल मुफ्त होता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हो रहा है वो एग्ज़ाम होता है। दूसरा उन्होंने कहा एंट्रेंस टू दी बार एक एग्ज़ाम होगा, वो बार भी का एक जो एग्ज़ाम है वो भी किसने लेना है, HEC ने लेना है, वो भी एग्ज़ाम हो रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि लॉ स्कूल्स जो हैं उनका क्राइटेरिया एफिलिएशन का क्या होगा, ये ले डाउन किया। फैकल्टी का क्राइटेरिया उन्होंने ले डाउन इसके अंदर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक हाई पावर्ड क्या होगा, डायरेक्टरेट होगी ऑन लीगल एजुकेशन, जिसके अंदर तमाम नुमाइंदे शामिल होंगे, और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप इसकी फी दें, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। और सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि ये खुद हमारे पास आए, और उन्होंने ऑर्डर भी जो पास किया है इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर पास किया है, उस पर कंसेंसस के साथ ऑर्डर हुआ है। उन्होंने कहा कि आइंदा वो डायरेक्टरेट रेगुलेट करेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग भी देगी, उसका एक अलग सेक्रेटेरिएट होगा। वो कोई नहीं बना, आज नहीं बना, कभी भी बना नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जुल्म ये है कि उस जजमेंट ने पाकिस्तान से लगभग को 89 कॉलेजेस को डीएफिलिएट कर दिया। अब ये हो रहा है कि बहुत सारे वही कॉलेजेस दोबारा कायम कर रहे हैं, फ्लैश एफिलिएशन बहुत सारी दे दी गई है। भाई मुझे यहीं से आपसे इनपुट चाहिए कि पंजाब बार काउंसिल ने 3500 नए लोगों को इंडक्ट किया है, कोई बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। कहां से आगे, जब आपकी बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं है जो कि मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक, उनकी डिग्रीज को वेरीफाई करना मैंडेटरी है, वो कहां से डिग्रीज वेरीफाई हो रही हैं? ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम नजर आ रहा है। हाउ कैन दिस बी अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड, हाउ कैन दिस इलेक्शन बी फेयर, अगर ये 2 काम हो चुके हुए हैं? जी, उन्होंने बहुत जुल्म किया है लीगल एजुकेशन के साथ, मैं समझता हूं, और वकला के पेशे के साथ। पहला काम उन्होंने ये किया कि जो क्राइटेरिया ले डाउन किया गया था फॉर बार एग्जाम, दैट वाज 50% पासिंग मार्क्स, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल और HEC ने किया हुआ है। वो भी 40% उन्होंने उसको कम करके 40% पहले कर दिया, तो बहुत सारे लोग इस तरह एनरोल हो गए। अब उन्होंने कोविड-19 का सहारा लेते हुए कहा कि ये एग्जाम ही नहीं लेना, और उन्होंने कोई
ہزاروں کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو انہوں نے لائسنس دے دیا, اور وہ لائسنس بھی اس طرح دے رہے ہیں کہ وہ لسٹیں کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ چند لوگ جو دوبارہ ریپیٹر کے طور پہ الیکٹ ہونا چاہتے ہیں, لوگوں کو گھروں میں جا کے جو ہے نا وہ لائسنس دے رہے ہیں. اور پھر تیسری بات کہ ایک اسکروٹنی ہو رہی تھی کہ جعلی وکلا کون سے, اور ان کی ڈگریوں کو دیکھیں, اور اس کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ جعلی ڈگریوں والے, اور انہوں نے یہ کیا کہ ان کو ریگولیٹ کر دیا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے ان کی ڈگریوں کو نہیں دیکھ رہے. اور بھائی وہ اسکروٹنی تو ہوئی نہیں, وہ تو سنا ہے کہ اسکروٹنی کے دوران لسٹیں اٹھا کے لوگ لے گئے وہاں سے, اور وہ اسکروٹنی کا پروسیس کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا. نہیں, کبھی نہیں ہوا. اور اس کے اوپر بار کونسل کے جو موجودہ عہدیدار ہیں وہ بھی اگریوڈ ہیں, اور یہ دس از آن ریکارڈ کہ وہ لے گئے ہیں سارا ریکارڈ. اب یہ مجھے بتائیے کہ جب الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کو ایڈوانٹیج ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو یہ لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے, نئے آدمی کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. وہ تو بیچارے پریشان ہوں گے کیونکہ ان ووٹرز کے پاس جن کی لسٹیں بھی کسی کے پاس نہیں, اور اگر گھر جا کے آپ ان کو اوبلائج کرتے ہیں اور لائسنس بھی دیتے ہیں. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ خاموشی پاکستان بار کونسل کی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے اٹ از بائنڈنگ آن آل کورٹس اینڈ آل اتھارٹیز, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. مجھے یہ آسٹرچ بننے کی جو یہ سازش ہے پاکستان بار کونسل کی, آپ کیوں اوور لک کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اور منہ سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یو نیڈ ٹو ایکٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ریئیکٹ رائٹ ناؤ. وائی اٹ از سو؟ جی بڑی سیدھی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. بات ساری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ الیکٹ ہونا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کمٹمنٹ آلریڈی لے لی ہے کہ یہ جو ریپیٹرز ہیں اور یہ اس طرح سے الیکٹ ہوں گے اور ووٹ اپنا ان کو دیں گے, تو اس وجہ سے یہ خاموشی ہے. تو آپ اپنا رول پلے نہیں کر رہے, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں, میں مبارکباد دیتا ہوں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب کو, اور حکومت کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک میرٹ پہ جب آپ بندہ لگاتے ہیں تو وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. جو انہوں نے ابھی لیٹر لکھا ہے سیکرٹری پنجاب بار کو, زبردست لیٹر ہے کہ بتاؤ یار کیوں نام موڈیفائی کیے ہیں, کیوں آلٹر ہوئے ہیں, کن کن کی ہوئے, یہ لسٹنگ ان کا حق ہے. وہ الیکشن انہوں نے کروانا نا جی, وہ درست طور پہ کہہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو آرڈرز ہیں اور ججمنٹ ہے اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کنٹمپچوس ایکٹ ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں, اور ایونچولی تو سپریم کورٹ شوڈ آلسو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور میں سمجھتا ہوں بیفور لانگ وہ کریں گے اس کو ضرور, اس وجہ سے کہ اگر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی اعتراضات ہو تو آپ نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آنا ہے. تو یہ تو بہت ساری بلیٹنٹ وائلیشنز ہیں. لیگل ایجوکیشن کو جو امپروو کرنا تھا, جو ہم نے وکلا کو بہتر وکلا کو لے کے آنا تھا, تو یہ تو سب کچھ نگیٹ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہوا. نئے کالجز بننے کی بات تو بات کی, جو پرانے جن کو روکا گیا تھا وہ بھی اب کام کرنا شروع کر, بہت سارے ان میں سے بھی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ان رولز کو فالو نہیں کیا جا رہا جو خود بار کونسل نے بنائے, بالکل ان باتوں کو نہیں فالو کیا جا رہا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اور ہمارے کہنے پہ. ہم سے میری مراد ہے کہ ہماری باڈیز نے خود ہم ان کے پاس چل کے گئے. از اٹ ہائی ٹائم کہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہونے چاہیے؟ یہ جو انڈائریکٹ الیکشن ہے, یہ کروڑوں اور کھالوں کی جو گیم ہے, اس سے نکلنا چاہیے, جس کے اندر ٹیلنٹ ابیلٹی ہے آئے اور الیکشن لڑے. I couldn't agree more. دیکھیے جی, ہم جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں نیشنل الیکشن میں, تو نیشنل اسمبلی کا ہمیں ایک بیلٹ پیپر ملتا ہے, ایک پروونشل اسمبلی کا ملتا ہے. تو کیا قباحت ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں اس کے اندر بھی میں بیلٹ پیپر پہ پاکستان بار کونسل کے ممبرز کو بھی ڈائریکٹ الیکٹ کروں, اور پنجاب کے, کیونکہ یہ چند لوگوں کی ہیجمنی سے ہم نکل جائیں گے, یا وہ برادری کی بیسس پہ, یا گروپنگ اور پولیٹیکل افیلیشن کی بیسس پہ, یا وہ پیسے دے کے بار بار وہاں پہ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ آفس آف آنر ہے یا آفس آف پروفٹ ہے؟ اگر آپ ایک بار اچھے نہیں ہیں تو آپ دوسری بار بھی اچھے نہیں ہیں. کیا وکلا کے اندر اور کوئی اچھے لوگ نہیں رہ گئے؟ تو یہ بالکل لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے, یہ ایک دھاندلی ہے, اور چند ہاتھوں کے اندر آپ جب بار کونسل کو اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح کے ریزلٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے ایک فائنل بات جو آپ سے اب پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا وے فارورڈ, ہاؤ ٹو کریکٹ اٹ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ. جو اچھے لوگ ہیں, بہتر لوگ ہیں, پروڈنٹ مائنڈ کے لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, وہ سب بڑا فرسٹریٹ فیل کر رہے ہیں, اور جو پیشہ وار سیاستدان وکلا وہ پھر پرویل کیے جا رہے ہیں. اس کو کریکٹ کرنا ہے ظفر بھائی, اس کو کیسے کریکٹ کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے؟ جی, سب سے ضروری بات تو ہے کہ میں ایز اے ووٹر, جو لوگ اب اپنی کینڈیڈیٹس دے چکے ہیں, ان میں سے دیکھوں کہ کون لوگ جو میرٹ کے اوپر ہیں, میں میرٹ کے اوپر ووٹ دوں. اور فضا جو ہے وہ بالکل, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں گراؤنڈ روٹ ریئلٹی کا بندہ ہوں. لوگ جو ہیں وہ بار بار پروفیشنل جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں کہ جی ریپیٹ کرتے ہیں, ان کے حق میں بالکل نہیں ہے. یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو میں کہوں گا ایجنڈے پہ الیکشن لڑیں, بہادری سے الیکشن لڑیں, اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ان دھاندلیوں کو نہیں روکیں گے پھر کبھی آپ الیکٹ نہیں ہوں گے. یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے, ورنہ ہم 5 سال کے لیے پھر
इनकम्पिटेंट लोगों को, जिनकी वजह से और जिन्होंने बड़ी ज़्यादती की है हमारे प्रोफेशन का, जो लोगों के सामने एक इमेज है वो बहुत ख़राब हो गया, अगर हमें दुरुस्त करना है तो ये एक सुनहरी मौका है कि हमें वोट दुरुस्त लोगों को देना चाहिए। ये मेरा पैगाम हर लॉयर के लिए है, और लॉयर हर एक लीडर होता है। हमें लोगों से डिक्टेट नहीं होना, अपने ज़मीर के मुताबिक और मेरिट पे वोट देना है। थैंक यू वेरी मच जफर भाई। हर वकील लीडर होता है और उसको एक लीडर के तौर पे एक्ट करना चाहिए, किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। अपने ज़मीर और अपनी अकल के मुताबिक उन लोगों को वोट दें जिनके अंदर अहलियत है आपको लीड करने के लिए, जिनके अंदर अहलियत है इस प्रोफेशन को बेहतर बनाने के लिए, और जिसके अंदर सलाहियत है कि जो हमारा टार्निश्ड इमेज है उसको बेहतर कर सके, ना कि वो लोग जो बार बार आपको लेट डाउन कर रहे हैं और पुल डाउन कर रहे हैं। डोंट बी अ विक्टिम टू देम एक्चुअली। थैंक यू।